हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग DPP 6 की जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड करते हैं। इससे पहले मैंने 5 DPPs ऑसिलेशंस की जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो जिसको भी कोई भी डाउट है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आज हम लोग DPP 6 की सॉल्यूशंस अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है कि 3 मासेज है हमारे पास, 700 ग्राम, 500 ग्राम और 400 ग्राम, और वो एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड थे। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनिशियली वो तीनों मासेस जो हैं वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अब जब 700 ग्राम को रिमूव करा गया तो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड्स। पूछा जा रहा है कि अगर हम 500 ग्राम वाले मास को भी रिमूव कर देंगे तो बेसिकली ये सिस्टम कितने पीरियड से ऑसिलेट करेगा। तो एक बात याद रखना, किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए इसमें कंसेप्ट ये लगेगा कि किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, है ना। m बाय k होता है वेयर m इज द मास ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है कि हम लोगों ने 700 ग्राम वाला रिमूव करा। तो जब 700 ग्राम वाला रिमूव करोगे तो तुम्हारे सिस्टम में क्या रह जाएगा? ये तो स्प्रिंग के था और इसमें जो टोटल मास है मैं एक ही ब्लॉक के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। 700 ग्राम वाला रिमूव करोगे तो टोटल 500 प्लस 400 900 ग्राम का रह जाएगा सिस्टम। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 3 सेकेंड्स। सेकेंड वाले केस में इन्होंने 500 ग्राम को भी रिमूव कर दिया तो अब अपने पास कितना रह जाएगा? अब अपने पास जो रह जाएगा केस वो रह जाएगा 400 ग्राम का। इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है वो अपने को निकालना है। तो T2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। जब भी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको करने का तरीका क्या होगा? हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ मास के, क्योंकि बाकी सब टर्म्स तो सेम है ना। के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और 2 पाई की वैल्यू जो है वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एम के। अगर मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाई M1। अब हमें T2 की वैल्यू तो निकालनी है, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ M2 की वैल्यू 400 ग्राम थी। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट्स कट जाएंगी। 400 डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू कितनी है? 900। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T2 बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 3, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 बाई 9 2 बाई 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड्स। तो ये ही इसका आंसर है। तो नया जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 2 सेकेंड्स आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम आंसर की बात करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज बॉब इज अ होलो मेटेलिक स्फीयर इज टी। इन्होंने 4 केसेस दे रखे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये उसी कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा जो मैंने पिछली वाली डीपीपी में बताया था कि जब भी हम कोई रिजिड बॉडी अटैच करते हैं किसी सिंपल पेंडुलम से तो उस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो उसमें एल जो होता है वो एल इफेक्टिव होता है। और एल इफेक्टिव किसके बीच का डिस्टेंस है? हिंज पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है। पहले वाले केस में ये हॉलो स्फीयर था तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके बीच में होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड टी दे रखा है। दूसरे वाले केस में रस्सी की लेंथ सेम ली है बट इस बार इसको सैंड के साथ फिल कर दिया गया। पूरी जगह पे यूनिफॉर्मली सैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। जब सैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्योंकि सैंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करी है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये भी एक सिमेट्रिक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी इसके सेंटर पे ही लाई करने वाला है। तीसरे वाला केस में इन्होंने क्या करा? सैंड की जगह इन्होंने मर्क्यूरी फिल कर दी। तो जब इन्होंने मर्क्यूरी फिल करी है, यहाँ पे इन्होंने मर्क्यूरी फिल कर दी है, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? यहाँ पे भी क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्मली मर्क्यूरी को फिल करा है, इसी वजह से सिमेट्रिक सिस्टम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे रहने वाला है। अच्छा, सैंड वाले केस में जो टाइम पीरियड है वो ये बोल रहे हैं T1 है और यहाँ पे T2 है। और लास्ट वाले केस में इन्होंने क्या करा है? लास्ट वाले इन्होंने केस में आधी मर्क्यूरी फिल करी है, हाफ मर्क्यूरी फिल करी, बस यहीं तक मर्क्यूरी फिल करी है।
तो इस वाले केस में क्या होगा, हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी सिस्टम का, वो हेवियर मास की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है। तो तुमने ऊपर वाला पार्ट अगर खाली कर दिया है, अगर तुमने ऊपर वाला पार्ट खाली कर दिया है, तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ गया। अब अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गया है, तो ऑब्वियस ही बात है ओवरऑल जो टाइम पीरियड इसका आएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो गई है। बट इन तीनों केसेस में एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है, इन तीनों केसेस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू है वो सेम है। एल इफेक्टिव इज सेम इन थ्री केसेस। अच्छा, सैंड से और मरकुरी से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो मरकुरी यहाँ पे फिल करा है, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है ना सिंपल पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जी। तो मास पे तो इंडिपेंडेंट हो रहा है, मास के इंडिपेंडेंट है ये टाइम पीरियड। इसी वजह से चाहे आप सैंड भरो, चाहे मरकुरी भरो, चाहे कोई भी आप लिक्विड ले लो, मास पे डिपेंडेंसी है नहीं। इसी वजह से जो इनिशियल टाइम पीरियड्स हैं वो तीनों बराबर होंगे, टी इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू टी टू होगा। लेकिन जो लास्ट वाला जो केस है, लास्ट वाले केस में एल इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी वजह से एल इफेक्टिव इंक्रीज करने की वजह से टाइम पीरियड भी बढ़ गया। तो इन तीनों का, पहले तीनों केसेस का टाइम पीरियड सेम है, बट लास्ट वाले केस का टाइम पीरियड ज्यादा है। तो हम लोग के पास रिलेशन क्या आ जाएगी, इट इज लेसर देन T3। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम आंसर देखेंगे, तो आंसर जो होगा वो इसका फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वाला केस भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो, सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। ठीक है, एक लिफ्ट है जिसकी सीलिंग के साथ आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक, सॉरी सिंपल पेंडुलम को आपने सस्पेंड करा। तो लेंथ एल मान लेते हैं, मास एम मान लेते हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये लिफ्ट थी। इनिशियली उन्होंने बोल रखा है कि जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो टाइम पीरियड है टी। तो अगर मैं लिफ्ट को रेस्ट पे रखूंगा, लिफ्ट एट रेस्ट, अगर मैं लिफ्ट को रेस्ट पे रखता हूं, तो जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि लिफ्ट अभी रेस्ट पे है तो जी इफेक्टिव चेंज हो नहीं रहा। अगले केस में, विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड द लिफ्ट बी एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स टाइम पीरियड टू T/2। इन्होंने बोला है कि लिफ्ट को कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें ताकि टाइम पीरियड T/2 हो जाए। मतलब अगर ये लिफ्ट ए से एक्सेलरेट करने लग गई, तो व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, उस केस में जो इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है टी डैश, जो कि ऑब्वियसली बात है T/2 के इक्वल हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह इस बार क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। हमें पता है पहले हमने डीपीवीज में देखा भी था कि जी इफेक्टिव अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो जो जी इफेक्टिव हो जाएगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास ये था टी, इसका अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास T/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी आ जाएगी, शुड बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए। तो एक काम करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं और हम लोग इसमें इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर करने से हमारे पास आ जाएगा L डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, सॉरी 2L डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। या एक काम करते हैं, अगर हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम का स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4L डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, L ने L को मार दिया, हमारे पास आ जाएगा 4G इज इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस ए। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 3G। इसका मतलब अगर हम लिफ्ट को 3G एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएंगे ऊपर की तरफ, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक सिंपल क्वेश्चन ही है। इन्होंने बेसिकली एक रॉड ली है और इस रॉड को इन्होंने यहां से हिंज कर दिया और अब ये इस रॉड को ऑसिलेट करा रहे हैं। मास एम लेंथ एल की रॉड है, मास एम लेंथ एल की रॉड है और अब ये इसको ऑसिलेट करा रहे हैं और मान लेते हैं कि जो स्मॉल एंगल है जिससे ये ऑसिलेट करा रहे हैं वो है थीटा। तो ये रॉड को बेसिकली इस तरीके से ऑसिलेट करा रहे हैं।
पूछा आ रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस। तो ये फिजिकल पेंडुलम का एक कंसेप्ट है और मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि जो फिजिकल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू डी। डी इज वॉट, डी जो होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द हिंज पॉइंट। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू कितनी है, अगर हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास से हिंज तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। यही हमारा डी के इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी आर डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो टाइम पीरियड मेरे पास निकल के आएगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ हिंज के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो आपको मिलेगा ml² by 3 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा m इंटू जी इंटू डी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और d को भी पुट कर देते हैं ना, d की वैल्यू भी अपने को पता ही है, तो d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं L/2। तो L/2 पुट कर दिया, हमारे पास L से एक L कैंसिल आउट हो गया, L से एक L कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2L डिवाइडेड बाय 3G। तो अगर तुम इसका करेक्ट आंसर देखोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी आंसर नंबर 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही था, डायरेक्ट फिजिकल पेंडुलम का कंसेप्ट लगाना था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ स्मॉल बॉब इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L suspended from a rigid support and rotates with uniform speed along a circle in a horizontal plane. Let theta be the angle made by the string with the vertical. पहले केस में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करा है। पहले केस में इन्होंने क्या बोला है कि अपने पास एक स्ट्रिंग थी जो कि हम लोगों ने यहाँ से सस्पेंड कर रखी थी, लेंथ L मान लेते हैं स्ट्रिंग की, पार्टिकल था इसके साथ अटैच्ड मास m का, और वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा था। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन के साथ ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऑसिलेट कराऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो जो पार्टिकल है मास m का वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके के पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये बात हम लोगों ने सीखी भी थी, कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट, जब हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे थे। तो ये कोनिकल पेंडुलम बेसिकली कर रहा है और इसका टाइम पीरियड अपने को निकालना है। तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं पहले। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, टेंशन यहाँ पे लग रही होगी, टी इधर की तरफ लग रही होगी, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसको अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा दो पार्ट्स में तो ऊपर की तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर के डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। और mg किधर लग रहा है, mg लग रहा है नीचे की तरफ। मान लेते हैं कि जिस सर्कल में ये जिस सर्कुलर मोशन में ये कर रहा है, सर्कल कर रहा है, उसका सेंटर यहाँ पे है, और मान लेते हैं जो रेडियस है वो r के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस बनाऊंगा तो वर्टिकल में तो पार्टिकल ऑसिलेट कर नहीं रहा है ना, वर्टिकल में तो मूव कर नहीं रहा, जो पार्टिकल है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जो है वो टी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर। और टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करा रही है, अगर ध्यान से देखो तो टी साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रही है। इसका मतलब टी साइन थीटा इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं कि जो टी साइन थीटा होगा वो mv² बाय r के बराबर आ जाएगा, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मान लेते हैं v स्पीड से मूव कर रहा है ना, v स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल, और जो टी कॉस थीटा होगी वो बेसिकली mg के बराबर हो जाएगी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय rg। यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ rg टेन थीटा। अभी रेडियस को बाद में पुट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट ऑफ rg टेन थीटा। अब अगर मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करता हूं तो इस वाले केस में जो टाइम पीरियड आएगा मान लेते हैं वो t1 के बराबर है। दिस विल बी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा एक ऑसिलेशन में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 2 पाई r। कितनी स्पीड से ट्रेवल करा, v स्पीड से जो हमने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ rg टेन थीटा। तो हमारे पास t1 की वैल्यू आ जाएगी, t1 विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ rg टेन थीटा।
अब अगर तुम यहाँ से T1 निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ R बाय जी टेन थीटा। और रेडियस किसके बराबर है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस वर्टिकल इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये L है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी L cos थीटा, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L sin थीटा। तो रेडियस जो है वो L sin थीटा के बराबर है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L sin थीटा डिवाइडेड बाय G इंटू टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइडेड बाय G। ठीक है, दिस इज बेसिकली माय टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो टाइम पीरियड इसका है वही टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का होना चाहिए जिसका लेंथ L है, तो सॉरी जिसकी लेंथ अपने को निकालनी है। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम के साथ कंपेयर करेंगे तो सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है T2 वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मान लेते हैं L1 मान लेते हैं, इस लेंथ को ये तो निकालनी है, L1 बाई जी हो जाएगा। अब अगर तुम इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंपेयर करते हो, उन्होंने बोल रखा है कि T1 इज इक्वल टू T2 है, तो सोचो, तुम खुद सोचो ना, T1 और T2 बराबर कब होंगे, जब L1 जो होगा वो L cos थीटा के बराबर हो जाएगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब T1 T2 के इक्वल होने के लिए L1 शुड बी इक्वल टू L cos थीटा, मतलब सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होनी चाहिए वो L cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, तो इन दोनों का टाइम पीरियड्स मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन में ना बेसिकली इन्होंने इस कंसेप्ट को यूज करा है, ये जो कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट है ये यूज करा है। तो मैंने तो पूरा डिराइव करा दिया, आप चाहो तो डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट याद रख सकते हो कि टाइम पीरियड जो होता है कोनिकल पेंडुलम में वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइडेड बाय G हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था और इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक यूट्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और उसमें हम लोगों ने कुछ पानी भरा। तो मैं साथ साथ में फिगर भी बनाता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक यूट्यूब थी, इस तरीके से मेरे पास एक ये यूट्यूब है और इसमें मैंने पानी भर दिया। ठीक है, इसमें मान लेते हैं मैंने पानी भर दिया। इनिशियली मान लेते हैं ये लेवल था वाटर का, ठीक है, दोनों एंड से मैंने पानी भर दिया, मान लेते हैं ये इनिशियली लेवल था। अच्छा, लेट अस सपोज ये जो लेंथ है ये L के बराबर है, मान लेते हैं ये जो लेंथ है, ये जो पानी की भरी हुई है ये लेंथ L के बराबर है। तो अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने, और मान लेते हैं इसकी डेंसिटी भी दे रखी है आपको, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है D, और इसका जो मास आपको दे रखा है वो दे रखा है M। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इसका दे रखा है A। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि द कॉलम ऑफ लिक्विड इन दिस ट्यूब विल ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड T सच दैट, इन्होंने बोला है कि अगर मैं हल्का सा इसको डिस्प्लेस करता हूं, देखो अभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अभी तो जितनी लेंथ यहाँ पे है लिक्विड की उतनी लेंथ यहाँ पे है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में बैलेंस है सब कुछ। लेकिन अब हमने क्या करा, अब हमने मान लेते हैं यहां से फर्दर x डिस्प्लेस करा, तो अगर हम यहाँ पे x लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं नीचे की तरफ तो यहां से x ऊपर भी उठेगा, तो वो करके देखते हैं ना। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिक्विड को x नीचे डिस्प्लेस करते हैं, तो ये तो इनिशियल लेवल था, ये वाला जो लेवल था ये तो इनिशियल लेवल था, बट जब हमने बेसिकली इसको यहां पे नीचे डिस्प्लेस करा तो फाइनली क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, फाइनली ये वाला जो लिक्विड यहां से नीचे जाएगा, इतना पोर्शन जो लिक्विड का यहां से नीचे जाएगा उतना ही पोर्शन तुम्हें ऊपर भी दिखेगा, तो फाइनली क्या होने वाला है कि यहां पे लिक्विड और आ जाएगा। कितनी लेंथ का लिक्विड ऊपर चला गया, x लेंथ का लिक्विड ऊपर चला गया, और यहां पे अगर मैं थोड़ा सा मार्क करना चाहूं तो यहां से लिक्विड गायब हो गया। ठीक है, लिक्विड यहां तक तो है ही, बट यहां से लिक्विड गायब हो गया। कि कहां गया ये वाला लिक्विड, जब आपने x से नीचे की तरफ इसको डिस्प्लेस करा तो यहां से लिक्विड हटके इधर की तरफ चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो लेंथ है अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लेंथ है ये भी x के बराबर ही है, दिस इज ऑल्सो x। अब लॉजिकली सोच के बताओ कि क्या ये सिस्टम वापस आएगा, रिगेन करेगा अपनी
शेप को या वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनिशियली क्या था, जब ये दोनों लिम्स में जो लिक्विड था जब वो सेम लेवल पे था तब तो प्रेशर डिफरेंस जीरो था, तब तो सब इक्विलिब्रियम पे था। बट जैसे आपने इसको x से डिस्प्लेस करा और ये भी x से ऊपर गया, तो इस एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो 2x लेंथ का जो कॉलम है ना, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, इस l लेंथ को भी हटा देते हैं, इसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो 2x लेंथ का जो कॉलम है ना, ये जो तुम देख रहे हो एक्स्ट्रा, इस 2x लेंथ के कॉलम की वेट की वजह से वापस ये लिक्विड आएगा इधर, और ये वाला सिस्टम फिर ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये और ऊपर उठेगा। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा लिक्विड का कॉलम जनरेट होगा 2x लेंथ का, फिर उसकी वजह से नीचे आएगा। तो इस तरीके से पूरा मास जो है ये बेसिकली ऑसिलेट करता रहेगा। मेन बात जो है जो तुम्हें पता करनी है एसएचएम प्रूव करने के लिए, कि आप ये पता करो कि कितनी एक्स्ट्रा फोर्स है जिसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा है। तो पता ये लगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे बाकी सारे जो फोर्सेस हैं वो तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी, बट ये जो एक्स्ट्रा लेंथ का जो लिक्विड ऊपर आया है इस लेवल के ऊपर, है ना, यहाँ पे इस जगह पे ये लेवल यहाँ पे आ चुका है, तो इसके बिल्कुल सामने वाले लेवल के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसके वेट की वजह से बेसिकली ये वापस नीचे आएगा। तो मैं जब नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो वो नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ, जो नेट फोर्स जिसकी वजह से नीचे आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ लेंथ 2x। आई होप आपको क्लियर होगा। 2x लेंथ के लिक्विड कॉलम की वजह से बेसिकली ये वापस नीचे आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो वेट क्या हो जाएगा? वेट होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? d दे रखी है। वॉल्यूम कितनी है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2x, ये होगी वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें मास मिल गया, और उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव वेट आ जाएगा। और यही वो नेट फोर्स है जिसकी वजह से लिक्विड कॉलम वापस आएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा इट विल बी 2d इंटू a इंटू x इंटू g इंटू x। ये हमारे पास नेट फोर्स निकल के आ गई। क्या ये नेट फोर्स kx टाइप की है? बिल्कुल है kx टाइप की। अगर ये नेट फोर्स kx टाइप की है तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक SHM परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये SHM परफॉर्म कर रहा है तो इसका जो k होगा वो बेसिकली हो जाएगा 2da इंटू g। अब अगर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के होता है। तो m तो हमें दे रखा है कि मास जो है इस लिक्विड कॉलम का वो m है। एक बात याद रखना, जब हम 2 पाई रूट m बाई के पुट करेंगे तो मास हमें पूरे लिक्विड कॉलम का लेना है, क्योंकि ये पूरा लिक्विड कॉलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। एक्चुअली में वो कर किस वजह से रहा है? वो इस एक्स्ट्रा पार्ट की वजह से कर रहा है। बट अगर हम उसके ऑसिलेशन की बात करेंगे तो ये ऑसिलेट जो है ये पूरा मास ऑसिलेट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग m पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट m बाई के, और k की वैल्यू हमने निकाली थी 2da इंटू g। जब तुम इसको देखोगे ऑप्शंस के साथ क्रॉस चेक करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपना, और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें हमने जो कंसेप्ट लगाया वो भी आपको पता लगा होगा कि एक्स्ट्रा फोर्स जो है ना, एक्स्ट्रा फोर्स जो जनरेट हो रही है वो बेसिकली जो लिक्विड कॉलम जो ऊपर शिफ्ट हुआ 2x लेंथ का, उसकी वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इमेजिन अ नैरो टनल बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन दिस टनल, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। ये क्वेश्चन मैं वैसे तो करवा चुका हूँ, एक बार मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैं क्लास में वैसे करवा चुका हूँ, है ना, तो एक बार हम लोग इसको फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि यहां से हम लोगों ने एक टनल डग कर दिया अर्थ के अंदर, और एक पार्टिकल को यहां पे रिलीज कर दिया। ठीक है, एक टनल डग करा इस तरीके से, और एक पार्टिकल को हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, ये अर्थ थी। अब इस पार्टिकल को अगर हम यहां पे रिलीज करेंगे तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, पार्टिकल है मास m का, इसको हमने रिलीज कर दिया। तो क्या लगता है क्या होगा? ये पार्टिकल जो है ये बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। सेंटर पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जीरो होती है। हम अर्थ को सॉलिड स्फीयर की तरह मान के चलेंगे तो हम सॉलिड स्फीयर के सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशनल फील्ड के लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेंटर पे रुकेगा थोड़ा ना,
जब ये यहाँ पे एक्सेलरेट करता हुआ आएगा तो इसके पास सेंटर पे आके स्पीड हो चुकी होगी कुछ, उस स्पीड की वजह से नीचे एक्सेलरेट करेगा। जब ये नीचे जाएगा तो नीचे जाते आते ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर लगने लग जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, तो इसकी स्पीड को घटाएगी। फिर जब ये यहाँ तक पहुंचेगा फिर से स्पीड जीरो हो जाएगी पार्टिकल की, फिर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एसएचएम कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि किसी भी डिस्टेंस x पे जब ये पार्टिकल था, जब ये किसी भी डिस्टेंस x पे पार्टिकल था, तो मैं उस पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स निकालता हूं। ठीक है, यहां पे मैं नेट फोर्स निकालता हूं, नेट फोर्स एट डिस्टेंस, नेट फोर्स एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। मैं नेट फोर्स इस पॉइंट पे निकालने वाला हूं। तो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स आएगी वो आ जाएगी ग्रेविटेशन फील्ड एट दिस पॉइंट। हमें पता है कि ये होती है G कैपिटल M इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल m से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल विल गिव मी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगेन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है नेट फोर्स, सो अगेन दिस विल बी डूइंग अ एसएचएम। और अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। m इज द मास ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ, सॉरी m इज द मास ऑफ पार्टिकल, है ना, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसी का तो मास आएगा। तो m इज द मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय k की वैल्यू आ जाएगी G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर क्यूब। तो आर क्यूब में ऊपर लेके जा रहा हूं, तो स्मॉल m ने स्मॉल m को मार दिया, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब आर क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, जी इंटू कैपिटल एम। आपको पता होगा जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो स्मॉल जी के बराबर होता है। तो जी इंटू कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। पुट करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला अभी क्लियर हुआ होगा। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एप्लीकेशन हैं जहां पे एसएचएम का कंसेप्ट लग रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन करा था जहां पे एसएचएम हो रहा है, अब हम लोगों ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी आंसर नंबर 3। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ पीस ऑफ वुड हैज डायमेंशंस a इंटू बी इंटू सी और इसकी रिलेटिव डेंसिटी रो है, इट इज फ्लोटिंग इन वाटर सच दैट साइड ए इज वर्टिकल। तो इन्होंने बोल रखा है कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एक क्यूब है, ठीक है, क्यूबॉइड है सॉरी, वुड का, और उसको हम लोगों ने पानी के अंदर इमर्स कर रखा था। ठीक है, ये वाटर है, इसमें इमर्स कर रखा था। साइड ए वर्टिकल है, इसका मतलब ये वाली जो साइड है ये ए के बराबर है, साइड ए वर्टिकल है, और इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी अपने को दे रखी है रो, और इसके डायमेंशंस हैं a इंटू बी इंटू सी। मतलब मैंने तो तुम्हें बस फ्रंट पार्ट दिखाया है, तो इसकी जो हाइट है वो a है और इसका जो बेस एरिया है वो b इंटू सी के बराबर है। पूछा रहा है कि इट इज नाउ पुश डाउन जेंटली एंड रिलीज द टाइम पीरियड इज। मैंने आपको क्लास में भी ये कंसेप्ट कराया था कि कभी भी अगर इसको हम जेंटली रिलीज करेंगे, मतलब जेंटली पुश करेंगे डाउनवर्ड्स, तो ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको मान लेते हैं पहले से कोई लेंथ मान लेते हैं इमर्स थी, अब तुमने फर्दर x से नीचे की तरफ डिस्प्लेस करा, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स जो कि जनरेट हुई, क्योंकि वही एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स जो है वो ऑसिलेट कराएगी उस पार्टिकल को। भाई पहले से जो बॉइंट फोर्स थी वो तो mg तो बैलेंस हो रही थी, अब जब तुमने इस क्यूब को नीचे थोड़ी शिफ्ट करा नीचे, तो नीचे शिफ्ट करने से तुम्हारा एक्स्ट्रा x लेंथ का जो कॉलम है वो पानी के अंदर गया, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स जनरेट हुई ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वापस ऊपर जाएगा। तो वही बेसिकली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशन कराने के लिए। तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि अगर वो kx टाइप की होगी तो इसका मतलब एसएचएम हो रहा होगा। तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स की अगर हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, यही हमारी नेट फोर्स होगी। दिस विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द वुड, दैट इज रो ऑफ वुड, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जब x लेंथ से नीचे भेजा तो हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय जो बेस एरिया वो तो b इंटू सी होगा, x इंटू बी इंटू सी इंटू जी।
ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, बॉइंट फोर्स के बराबर डेंसिटी ऑफ द, सॉरी यहाँ पे बॉइंट फोर्स जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स जनरेट हो रही है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी, आई एम सॉरी, डेंसिटी ऑफ द वाटर होगी, वाटर की डेंसिटी लेंगे क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं, तो वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू बी इंटू सी इंटू जी। ध्यान से देखो तो ये हो जाएगी रो ऑफ वाटर इंटू बी सी इंटू जी इंटू एक्स, तो ये भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, एस एच एम। इसका जो ये वाला पार्ट है ये के बराबर है। अब अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास तो हमें दे नहीं रखा तो हम डेंसिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं। मास को क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ द वुड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है इस पूरे वुड की, ए बी इंटू सी, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू पुट कर दो, रो ऑफ वाटर इंटू बी सी इंटू जी। ध्यान से देखोगे तो BC से BC कैंसिल आउट हो गया, और रो ऑफ वुड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है रो। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा टाइम पीरियड का, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो ए डिवाइडेड बाय जी। रो ए डिवाइडेड बाय जी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसका कंसेप्ट मैं क्लास में बता चुका था, यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी आंसर नंबर 1। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करा, तो अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा था उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने क्यूबॉइड लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने क्यूबॉइड लिया था जिसकी वर्टिकल हाइट a थी। यहाँ पे क्यूब है तो इसमें क्यूब की सारी साइड लेंथ एल ही है, तो एल के बराबर है। डेंसिटी ऑफ द वुड आपको दे रखी है डी। पूछा आ रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, वहां यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वुड होती थी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वुड डी दे रखी है, तो हम लोग लिखेंगे डी मल्टीप्लाइड बाय, अब वहां पे एल लेंथ जो थी, ए लेंथ जो थी वो पूरी थी, वर्टिकल लेंथ जो थी क्यूबॉइड की वो ए थी, यहाँ पे जो क्यूब की लेंथ है वो एल है, तो यहाँ पे ए की जगह एल आ जाएगा और डिवाइडेड बाय जी एज इट इज रहेगा। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली जो डेंसिटी है ना वो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है, बट यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एक्चुअल डेंसिटी आपको दे रखी है, और लिक्विड की डेंसिटी इस बार रो दे रखी है, तो इसको हमें रो ऑफ वुड को, वो तो रो ही लिखेंगे हम लोग, डी लिखेंगे, बट यहाँ पे रो ऑफ वाटर नहीं है, यहाँ पे वाटर की जगह कोई और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे हमें रो लिखना पड़ेगा। तो बस ये एक्स्ट्रा चीज जो है वो ऐड हुई है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसी वजह से मैं इसको डिराइव नहीं करने वाला। आप चाहो तो इसी प्रोसीजर से डिराइव कर लेना, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने बोल रखा है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इन्होंने एक स्प्रिंग लिया है और इस स्प्रिंग को इन्होंने एक डिस्क के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्प्रिंग को इन्होंने एक डिस्क के साथ कनेक्ट कर दिया और इन्होंने दो तरीके से ऑसिलेशन कराया, एक तो इन्होंने वर्टिकल ऑसिलेशन कराया और एक इन्होंने ये हॉरिजॉन्टल, ये जो ट्विस्ट वाला जो कंसेप्ट है, टॉर्शनल ऑसिलेशंस है, मतलब इसको थीटा एंगल से ट्विस्ट करके भी इन्होंने ऑसिलेट कराया। तो टॉर्शनल कांस्टेंट जो आपको दे रखा है, इसका टॉर्शनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो टॉर्शनल कांस्टेंट जो है वो c के बराबर दे रखा है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इन्होंने k के बराबर दे रखा है। हमें पूछा जा रहा है कि रेडियस कितना होना चाहिए इस डिस्क का ताकि हमें सेम टाइम पीरियड मिले फॉर वर्टिकल एंड टॉर्शनल ऑसिलेशंस। तो वर्टिकल ऑसिलेशंस के लिए अगर हम बात करेंगे, वर्टिकल अगर हम ऑसिलेशन की बात करेंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। मान लेते हैं जो डिस्क का जो मास है वो m के बराबर है। और अगर हम टॉर्शनल ऑसिलेशंस देखेंगे तो टॉर्शनल ऑसिलेशंस में मैंने तुम्हें बताया भी था क्लास में कि T2 जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाई C, वेयर C इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि T1 जो है वो किसके बराबर है, T1 इज इक्वल टू T2। तो अगर T1 और T2 बराबर हैं इसका मतलब क्या होगा, रूट m बाई के इज इक्वल टू रूट I बाई C। मानते हो ये बात, रूट m बाई के किसके बराबर हो जाएगा,
रूट आई बाई सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब m बाई के की वैल्यू जो है वो i बाई सी हो जाएगी, और i किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल है, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू सी। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, m ने m को मार दिया, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2c डिवाइडेड बाई k, तो r की वैल्यू कितने आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2c डिवाइडेड बाई k। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2c डिवाइडेड बाई k इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका ऑप्शन जो है वो है आंसर नंबर 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था अपना इस डीपीपी 6 का। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस, खूब अच्छे क्वेश्चंस हमें मिले, तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो डीपीपी 7 इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस डीपीपी 7 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।